हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समविभव पृष्ठ के बारे में, और उसके बाद जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है और क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थित ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी दो वैद्युत द्विध्रुवों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक द्विध्रुव के लिए यानी एक डाइपोल के लिए तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, जो हमारा फार्मूला था, डेरिवेशन था, वो तो हमने कल ही कर लिया था। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, यानी उसी के आगे का टॉपिक है दो वैद्युत द्विध्रुवों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं बल का। तो यहाँ पर फार्मूला और छोटा सा डेरिवेशन हमको करना होगा। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक हैं चालक, अचालक, परावैद्युत, और उसके बाद क्या होता है परावैद्युत का ध्रुवण, और फिर धारिता की ओर हम इसी प्रकार से आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए इन सभी टॉपिक्स को, और पहले वाली क्लासेज भी देख लीजिए जिससे आप काफ़ी कनेक्टेड रहें। वैसे तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ये तीनों यूनिट आपस में लिंक है और इनमें काफ़ी सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चालक, अचालक, तो ये सभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 यानी कि धारा विद्युत के बारे में, करंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं अपना टॉपिक दो वैद्युत द्विध्रुवों की स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल। तो ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर लेने होंगे अब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल और उनके बीच हमको निकालनी है स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच बल भी हमको ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया माइनस और प्लस, ये हो गया हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव। इसे डॉटेड लाइन से इस तरह से लाइन ये पूरी हम वहाँ पर लेते हुए चले जाएं, क्योंकि हमको एक ही रेखा में दो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वैद्युत द्विध्रुव आगुण, तो उसी का यह आगुण है, ये होगा इस दिशा में माइनस से प्लस की ओर P1 वेक्टर, और फिर आगे फिर एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है माइनस प्लस, और ये होगा P2 वेक्टर। तो P1 P2 दो हमारे क्या हैं वैद्युत द्विध्रुव दो रखे हुए निकाय जिनके आघूर्ण, ये P1 क्या होता है, P होता है आघूर्ण उनका, P बराबर 2 केवल पढ़ा है हमने पीछे। तो P1 और P2 ये दो क्या हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इनके जो वैद्युत द्विध्रुव दिए हुए हैं इनके ही आघूर्ण है ये P1 वेक्टर और P2 वेक्टर। उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश r दूरी पर स्थित है, यानी ये जो दोनों P1 और P2 हैं ये यहाँ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो r दी हुई है। अब क्या करना है, हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे जो एक वैद्युत द्विध्रुव कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्रों के जो मान है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर डिनोट करनी है। तो P1 के लिए क्या करेंगे, तो P1 के लिए P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 वेक्टर इस दिशा की ओर, ठीक है। और इसी प्रकार से E2 यानी कि P2 के कारण, P2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 वेक्टर इसी दिशा में होगी। तो यहाँ पर हमने जो वैद्युत क्षेत्र हैं उनको भी अच्छी तरीके से डिनोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इनके हम मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था, आप याद करिए यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ये देखिए दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे हैं, एक ही अक्ष में स्थित है, यानी यहाँ पर अच्छी स्थिति, उनकी अच्छी स्थिति वाला फार्मूला हमको लगाना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए। तो वो फार्मूला क्या होता था, तो यहाँ पर हमने लेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P1 अपान r3। फार्मूला क्या होता था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान r3। ये वैद्युत यानी कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता था। तो वही फार्मूला जस्ट हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर E2 का भी फार्मूला लिख लेंगे। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P2 अपान r3। तो ये E1 और E2 के मान हो गए। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा P1 के लिए और P2 के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1 के लिए, P1 वेक्टर के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो भी कहाँ, वो भी वैद्युत क्षेत्र E2 में।
P1 वाले के लिए E2 वेक्टर में स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला? कल ही हमने पढ़ा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, दोनों का फार्मूला हमने वहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर लगेगा द्विध्रुव वाला, जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। यानी द्विध्रुव की डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमको लगाना है, यानी U बराबर माइनस P1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था ना, पहले के लिए दूसरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे के लिए पहले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर फार्मूला भी सेट करना है। अब क्या करेंगे अब हम P2 वेक्टर के लिए क्या करेंगे? E1 वेक्टर में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होगी? ये होगी U बराबर माइनस P2 डॉट E1 वेक्टर। तो ये हमने निकाली P1 और P2 के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि ये जो होगी P1 वेक्टर E2 वेक्टर तथा P2 वेक्टर और E1 वेक्टर एक ही दिशा में है, आपने ऊपर देखा सभी एक ही दिशा में है, अतः दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये आपस में बराबर होगी, यानी U बराबर माइनस P1 E2 और बराबर माइनस का P2 E1। ये आपस में कैसी होगी? आपस में होगी बराबर। तो इनमें किसी में भी आप E1 का मान रख दें या E2 का मान रख दें तो आपका फार्मूला एटलीस्ट आ जाएगा पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर हम E1 का मान रख रहे हैं, यानी U बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और फिर हो जाएगा हमारा 2P1 P2 अपान R3। यही आएगा हमारा फार्मूला। हम इसमें रख दें, यानी E2 का मान ऊपर से इस जगह रख दें या E1 का मान इस जगह रख दें, दोनों से ही हमको ये फार्मूला प्राप्त होगा, सेम फार्मूला। और यही है दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यही हमको फार्मूला यहाँ से प्राप्त होता है। अब हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ से बल भी मिल जाएगा, जिसका फार्मूला केवल आपको याद रखना है। और बल का जो फार्मूला होगा आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, वो निकल आता है। एक फार्मूला होता है F बराबर माइनस DU अपान DR। इसी से हम इसको लगा लेते हैं। तो हम जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल गई तो फिर हमको बल भी वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, जो कि होगा ये वहाँ पर माइनस में, ये बल भी माइनस में होता है, यानी माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन0 6 P1 P2 अपान R⁴ इतना अंतर होता है। यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में 2P1 P2, यहाँ पर 6P1 P2 और यहाँ पर नीचे R3, यहाँ पर R4। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। तो चालक अचालक इन सब के बारे में आप बचपन से पढ़ते रहे होंगे और आपने 9th में, हाई स्कूल में, सभी जगह आपको ये पढ़ने को मिला होगा। चालक अचालक जो सिंपल सी बात होती है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी बताने लायक नहीं होता, सीधी सी बात होती है। चालक जिसमें धारा का चालन हो, अचालक और जिसमें धारा का चालन ना हो। यहाँ पर लेकिन परावैद्युत आया तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द लग रहा होगा, तो ये वही है, यानी कि अचालक को ही परावैद्युत कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके विषय में और फिर देखते हैं इनके एग्जाम्पल, और उसके बाद चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि चालक और विद्युत रोधी। यानी विद्युत जो रोधी होगा, विद्युत का विरोध करेगा, मतलब कि अचालक होगा, और अथवा परावैद्युत इसी को कहते हैं। तो सभी टर्म्स आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चालक इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टर्स, ये तो एक ही होते हैं, लेकिन अचालक के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे विद्युत रोधी है, परावैद्युत है, अचालक और कुचालक ये भी कहते हैं। तो ये जो चारों नाम आप देख रहे हैं ये सभी एक ही है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी कि विद्युत रोधी, अचालक, कुचालक, परावैद्युत ये सभी, और चालक को सुचालक भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम सेम होते हैं, चालक सुचालक ये सेम होते हैं। और इधर आपको याद रखना है विद्युत रोधी, परावैद्युत, अचालक, कुचालक ये सभी एक ही नाम है, यानी कि अचालक को ही कहा जाता है। कंडक्टर्स आ जाए कहीं पर, वो है चालक, और इनको क्या कहते हैं, फिर होता है जो विद्युत रोधी उसे कहते हैं इंसुलेटर्स, और कुचालक या चालक को हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स, और परावैद्युत को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक।
तो ये सभी जो टर्म्स हैं आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब क्या है, वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान होते हैं। तो चालक में क्या होते हैं, चालक में होते हैं आवेश वाहक। आवेश वाहक कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जो आवेश वाहक होते हैं इन्हीं के कारण जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह भी इसीलिए होता है और उनमें आवेश होता है, वो चालक होते हैं, धारा के चालक होते हैं। इन सभी के बारे में आगे वाली यूनिट में भी हम पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हमको चालक, अर्धचालक, चालक, कुचालक, अर्धचालक ये सभी पढ़ने को मिलेंगे आगे, तो वहाँ पर हम इनको और अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक। और इनके जो एग्जाम्पल हैं ये भी हम आगे देखेंगे एक फिगर के माध्यम से। सबसे पहले इनकी जो डिफिनीसन है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर हैं इनके क्या होता है, तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तभी इनको कहा जाता है अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी, पराविद्युत। इनमें क्या होता है, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं पाए जाते, और जब तक आवेश वाहक नहीं होंगे तो वहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, धारा का भी वहाँ पर प्रवाह नहीं होता, क्योंकि Q बराबर होता है IT। जब तक आवेश नहीं होगा धारा नहीं होगी, तो इसीलिए धारा का प्रवाह नहीं होता अचालक पदार्थों में। दोनों के एग्जाम्पल हम एक साथ देखते हैं बाई फिगर। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर दिए हुए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, यानी कि ये सभी सुचालक हैं। और जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। यानी धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इनमें क्या होता है, जो चालन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। तो इनके उदाहरण कौन से हैं, सिल्वर, ये सभी धातुएं हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और समुद्री जल। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं ये आपको याद रखना है कि समुद्री जल कैसा होता है, ये चालक होता है ना कि कुचालक। तो ये बात। और इसके अलावा क्या होते हैं, और इसके अलावा एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातुएं हैं, पारा है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या होते हैं, ये चालक पदार्थ ही होते हैं। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्या होते हैं, रबड़ जिसमें धारा कोई प्रवाह ही नहीं होगा, ये कुचालक पदार्थ है। ग्लास कुचालक पदार्थ है। ऑयल यानी कि तेल, वो भी कुचालक पदार्थ है। डायमंड ये भी कुचालक पदार्थ है। उसके अलावा ये ड्राई वुड दी हुई है, ये भी कुचालक है। तो आपको याद रखना है ड्राई वुड, आप लकड़ी कहीं भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो गीली लकड़ी होती है उसमें चालन होता है, उसमें धारा का प्रवाह को देखने को मिलता है, इसीलिए ड्राई वुड यहाँ पर दी हुई है। सूखी लकड़ी में कोई भी जो चालन है वो नहीं होता, यानी ये इंसुलेटर्स की श्रेणी में आते हैं या चालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कागज़ है या ब्रक, जितनी भी चीज़ें जो अधातु हैं, या अधातु नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, रबड़ या अन्य कोई प्लास्टिक वगैरह, ये सभी क्या होती हैं, चालक पदार्थ ही होती हैं। तो इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखते हैं क्या होता है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो पदार्थ होता है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु कैसा होता है, ये होता है वैद्युत उदासीन। क्यों, पहले समझ लेते हैं तीनों के विषय में। यानी जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, ये पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी ये उदासीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और जो परमाणु की कंडीशन आती है, तो परमाणु की कंडीशन में जो P बराबर होता है वो E, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण जो परमाणु होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी कारण जो परमाणु होता है वैद्युत उदासीन होता है। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। यानी कोई परमाणु का ये नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में चक्कर लगाते हैं आसपास उसकी कक्षाओं में, जो परमाणु होता है, जो नाभिक होता है उसके आसपास। तो इससे क्या होता है कि नाभिक के निकटवर्ती कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कूलाम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जबकि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से छीणता बद्ध रहते हैं। यानी कि जो नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बद्ध रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को ही कहते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन।
कैसे इलेक्ट्रॉन? जो नाभिक से कूलाम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बद्ध रहते हैं, वो भी कैसे? एक कमज़ोर बॉन्ड होता है उनके बीच, जो सबसे बाहरी कक्षा है, यानी ये जैसे सबसे बाहरी कक्षा है ये वाली, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे? ये तो नाभिक से काफ़ी, इनका जो बांड होगा नाभिक से थोड़ा सा कमज़ोर होगा, यानी कि क्षीण बांड होगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है कैसा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हें ही कहते हैं हम क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यही क्या करते हैं? यही कमरे के ताप पर मुक्त रहते हैं। कमरे के ताप पर ये कैसे रहते हैं? मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया, ये जो आसपास जो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो कूलाम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहेंगे, लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा होगी तो वहाँ तक जो बांड होगा वो काफ़ी क्षीण होगा, कमज़ोर होगा। इसलिए जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये थोड़ा सा कमज़ोर बॉन्ड से यहाँ पर आसपास जो परिक्रमण करते हुए दिखाई देंगे, तो इनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब कमरे के ताप पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये लगभग मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन्हें ही कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन्हें ही कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही क्रिएट करते हैं क्या? मुक्त आवेश। यही क्रिएट करते हैं मुक्त आवेश। और यही वाले इलेक्ट्रॉन इनका परमाणु से बद्ध न होकर ये पूरी धातु में जितनी भी धातु होगी मुक्त रूप से गति करते हैं, इधर उधर गति करते हुए मिलते हैं, क्योंकि ये जब फ्री हैं तो ये पूरी तरह से गति करते हैं धातु में, क्योंकि ये बिल्कुल भी परमाणु से बद्ध नहीं होते, सबसे बाहरी कक्षा के क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसके बारे में। अब क्या होता है, किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक निकल जाएगा तो जो वस्तु होगी वो वैसे भी धनावेशित तो हो ही जाएगी। तो क्या होता है? तो ये धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं। जैसे ये कोई परमाणु दिया हुआ है, परमाणु का नाभिक, ये परमाणु दिया हुआ है, इससे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा धनावेशित, और इसी को हम कहते हैं क्या? आयन। और ये धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं और अपनी स्थितियाँ छोड़कर ये नहीं जा सकते। इसीलिए इन्हीं धन आयनों को क्या कहते हैं हम? इन्हीं धन आयनों को कहते हैं हम बद्ध आवेश। इन्हें ही कहा जाता है बद्ध आवेश। तो ऊपर हमने देखा था चालकों में बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होता है? तो मुक्त आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, और फिर किसी नाभिक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर वह कैसा हो जाता है? धनावेशित, और उसे ही कहते हैं हम आयन। और ये ही धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं और अपनी स्थितियाँ छोड़कर नहीं जाते। तो इन्हीं धनायनों को क्या कहा जाता है? बद्ध आवेश, बॉन्ड चार्ज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हैं, जबकि धन आयन बद्ध आवेश हैं। तो जो हमारा फाइनली यहाँ पर निकला वो क्या निकला? वो ये निकला कि जो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही है हमारे मुक्त आवेश। और जो चालक में धन आयन, जो चालक में धन आयन है वही है हमारे क्या? बद्ध आवेश। तो ये यहाँ पर डिफिनीशन हुई चालकों में मुक्त आवेश और बद्ध आवेश की। और ये कैसे क्या होता है ये सभी हमने आपको ऊपर समझा दिया नाभिक के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। तो ये कैसे होता है वैसे डायरेक्ट तो आपको यही याद रखना है कि जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ पर मुक्त आवेश हैं, और जो धनायन होते हैं चालक में वही बद्ध आवेश हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये तो था चालकों में। अब अचालकों में, तो अचालकों में इन सब चीज़ों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो पाए ही नहीं जाते। हमने पहले ही बताया आपको कि मुक्त आवेश नहीं पाए जाते अचालकों में। तो अचालकों के लिए, अचालक में क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो अचालक में जो परमाणु की बाहरी कक्षाएं होती हैं, अचालक में परमाणु की बाहरी कक्षाएं वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से पूर्णतया भरी होती हैं, पूर्णतया भरी होती हैं। और पूर्णतया भरी होंगी तो वहाँ पर क्या होंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो पूरी उसमें गति नहीं करेगा, और गति नहीं करेगा तो मुक्त आवेश नहीं होगा, मुक्त आवेश नहीं होगा तो धारा का चालन नहीं होगा, यानी वहाँ पर चालन नहीं होगा।
और इसीलिए यही कारण है कि चालक और परावैद्युत पदार्थों में मुक्त आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए क्योंकि जो उसमें परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की यानी जो परमाणु की बाहरी कक्षा होती है इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरी होती है, और भरी होने से वहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो नो फ्री चार्ज यानी कोई भी मुक्त आवेश भी नहीं पाया जाएगा, और वहाँ पर चालन भी नहीं होगा, अचालन होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वैद्युत धारिता। तो क्या होती है वैद्युत धारिता? तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बारे में, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यानी जो संधारित्र हैं उन सभी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, जो कि है वैद्युत धारिता। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। तो वैद्युत धारिता से ही हमको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि धारण यानी वैद्युत धारण करने की जो क्षमता होती है, जो Q का संग्रहण यानी आवेश का संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दे तो विभव में वृद्धि V हो तो क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी किसी चालक को अगर हम आवेश देंगे, Q देंगे, तो वो वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इसीलिए Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कोई यहाँ पर हम क्या लाएंगे? कांस्टेंट लाएंगे। तो Q बराबर CV। C यहाँ पर क्या है? C यहाँ पर हम लाए कांस्टेंट, और यही C का मान क्या आ जाएगा? Q अपान V। और यही C क्या है? यही C है धारिता। तो क्या हुआ? C जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसी नियतांक को कहते हैं हम चालक की वैद्युत धारिता। इसे यही कहते हैं हम चालक की वैद्युत धारिता। और इसका जो मान होता है वो चालक के आकार, इसका जो मान होता है, जो C का मान होता है यानी धारिता का जो मान होता है, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन चालक के आकार, चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम यानी उसके समीप कौन सा माध्यम है, समीपवर्ती माध्यम, तथा पास में अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति। तो क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, फिर एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Q बराबर CV, और C बराबर होता है Q अपान V, यानी जो C होती है वही होती है वैद्युत धारिता, और C का मान डिपेंड करता है वस्तु के आकार, समीप के माध्यम और अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर होती है जो हमारी वैद्युत धारिता होती है। अब इससे क्या डिफिनेशन बनती है? तो किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी इसी के अनुपात को, उसको दिए गए आवेश चालक को और जो विभव में वृद्धि, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहा जाता है। और अब यहाँ से निकालेंगे क्या? इसका निकालेंगे हम मात्रक। तो C बराबर होता है Q अपान V। तो Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। तो क्या हुआ? कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसके और भी फार्मूले बनेंगे, फार्मूले नहीं सॉरी, इसके और भी मात्रक बनेंगे। तो एक तो मात्रक ये सीधे से हमने निकाला, जैसे V बराबर W अपान Q से हमने निकाला था जूल प्रति कूलाम, लेकिन उसको एक ही शब्द हमने वोल्ट लिखा था ना, वैसे ही धारिता के लिए कूलाम वोल्ट, या इसे ही डायरेक्ट कहा जाता है फैरड। यानी जो धारिता होती है वो मापी जाती है किसमें? फैरड में। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फैरड। तो ये एक फैरड यानी कि एक फैरड बराबर होता है किसके? एक कूलाम प्रति वोल्ट के। एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है एक फैरड। तो इसे क्या एक ही लाइन हम कह देंगे फैरड, और वैसे मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, फैरड भी धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। यानी जैसे आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है कूलाम, उसी प्रकार से वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है फैरड। और इसके और भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे माइक्रो फैरड, वो तो हर एक यूनिट में लागू होते हैं, जो माइक्रो है, पिको है, ये सभी। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। यानी एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड होता है। इनमें आपस में जो रिलेशन होता है। अब देख लेते हैं इसकी बीमा के बारे में, यानी जो वैद्युत धारिता है उसकी बीमा क्या होगी।
तो विमा डायरेक्ट हमको निकालनी होगी किससे, उसके फार्मूले से, C बराबर Q अपान V से। तो ये क्या है, कूलाम, और ये है वोल्ट। तो हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि सबसे पहले जो C की यानी कूलाम की विमा क्या होगी, तो Q बराबर IT यानी कि AT, ये हो गई। और V की हमने निकाली थी और नहीं निकाली तो W अपान Q से हमको वो निकालनी होगी। तो नीचे हम लिख रहे हैं W की, ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, ml2T-2, ये हो गई W की, और Q ऊपर यानी कि AT। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जब हम एक ही सिंगल लाइन में लाएंगे तो ये हो जाएगी m-1 L-2 T की पावर 4 और A की पावर 2। तो ये एक लाइन हमारी बीमा बनी जो कि वैद्युत धारिता की बीमा होती है। MLTA -1242, इसको इसकी पॉइंट से हम याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, -1242 ये बीमा होती है वैद्युत धारिता की। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमने जो आज टॉपिक पढ़े इम्पोर्टेंट काफ़ी टॉपिक, यानी कि दो द्विध्रुवों के कारण स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा चालक अचालक के बारे में, क्या होते हैं मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत धारिता क्या होती है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, यानी संधारित्र है और परावैद्युत का ध्रुवण है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास से। आप इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, इन सभी चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए और अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए बराबर चलते रहें, साथ साथ लर्न करते रहें। और तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।